वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम काना राम है और मैं राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। आप लोगों ने अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव तो ज़रूर लिया होगा कि जब कोई इंसान थोड़ी बहुत तरक्की करने लग जाता है तो उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग या फिर उसके रिश्तेदार उससे काफ़ी ज़्यादा जलने लग जाते हैं और वे हर संभव प्रयास करने लगते हैं जिससे कि वह इंसान किसी तरीके से अपनी उस तरक्की में कामयाब ना हो पाए। इसी तरह का कुछ मेरे साथ हुआ था। दरअसल मैं शुरू से ही कोई ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि शुरू में लोगों के साथ मजदूरी करने का काम करता था, यानी कि उन लोगों के साथ खलासी बनकर माल को ट्रक से उतारने का काम किया करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उन लोगों के साथ काम करते करते मुझे भी थोड़ा बहुत ट्रक चलाना आ गया था और फिर मैंने इसी चीज़ को अपना पेशा बना लिया। आज मैं पूरी तरह से ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू करके अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जब तक मैं मजदूरी करके अपने और अपने परिवार के लोगों का पेट पाल रहा था तब तक तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी और मेरे रिश्तेदारों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया तभी से शायद मेरी किस्मत ख़राब होना शुरू हो गई थी। क्योंकि ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू करने के बाद सबसे पहले तो मैं दूसरों के ट्रक पर मजदूरी में ही ट्रक चलाया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे जुटाकर अपना खुद का एक ट्रक ले लिया। शुरू में मैंने एक पुराना ट्रक ही लिया था, लेकिन जब से मैंने वह ट्रक लिया था तभी से मेरे अगल बगल के लोग और मेरे रिश्तेदार मुझसे काफ़ी ज़्यादा जलने लगे थे। मुझसे जलन की भावना उन लोगों के चेहरे पर साफ साफ दिखने लगी थी, क्योंकि जब भी मैं महीने में 1-2 बार अपने घर पर ट्रक लेकर जाता था तो वे लोग मेरे ट्रक को देखकर अजीब तरह का मुंह बनाते थे। जब भी मेरा ट्रक मेरे घर के सामने खड़ा होता था तो मेरे घर के सामने उसे खड़ा देखकर उन लोगों को मेरी तरक्की दिखाई देती थी, जो कि उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। और इसी के चलते उन लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसा करने का ठान लिया था जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माना कि लोग तरक्की देखकर दूसरों से जलते हैं, लेकिन कोई इंसान उस जलन में इतना नीचे गिर सकता है, इस चीज़ के बारे में तो शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल अब भी मुझे वह ट्रक लाए हुए लगभग 6 महीने ही हुए थे और मेरी उस ट्रक से काफ़ी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। धीरे धीरे मेरे परिवार में खुशियों का माहौल लौट रहा था। शुरू में जब मैं मजदूरी किया करता था उस वक्त घर में पैसों की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन बना रहता था, लेकिन जब से मैंने वह ट्रक लिया था और उसे चलाने लगा था तब से मेरे अच्छे खासे पैसे बचने लगे थे। घर पर भी मैं घर वालों को खर्चे के लिए काफ़ी पैसे देने लगा था, जिसकी वजह से घर में अब काफ़ी खुशनुमा माहौल था, क्योंकि घर के हर व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी हो रही थीं। लेकिन शायद मेरे घर वालों की वह खुशी देखकर मेरे पड़ोसियों को काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी थी। 6 महीने गुजरने के बाद ही मेरे साथ उस ट्रक पर अजीब अजीब तरह के हादसे होने लगे थे। कभी कभी तो ट्रक चलते वक्त अचानक ही टायर फट जाता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। और कभी कभी चलते चलते ही ट्रक अपने आप कहीं भी ख़राब हो जाता था, या फिर मेरे ट्रक के आसपास चलती हुई कोई भी गाड़ी मेरे ट्रक में आकर टकरा जाती थी, जिसकी वजह से समय और पैसे दोनों की ही बर्बादी होती थी। यानी कि हर महीने में लगभग 5 से 7 बार कुछ न कुछ ऐसे हादसे होते रहते थे जिनकी वजह से मुझे हर महीने लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का नुकसान होता था। अब जो पैसे मैं घर वालों को खर्चे के लिए बचा कर देता था
वे पैसे अब इस तरह के होने वाले खर्चों में लग जाते थे। फिर घर में दोबारा पैसों की कमी आने लगी थी और पहले जैसा ही थोड़ा चिड़चिड़ापन वाला माहौल फिर से बनने लगा था। इस चीज़ को आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब घर में आर्थिक तंगी आ जाती है तो घर के लोगों का माहौल और आपसी बातचीत करने का तरीका काफ़ी बदल जाता है और न चाहते हुए भी सभी लोग एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि समय पर कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। इसी वजह से घर के लोग एक दूसरे पर गुस्सा निकालने लगते हैं। अब इसी तरह का माहौल मेरे घर में भी बनने लगा था। घर से मेरी पत्नी भी मुझे फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा डांटने लगी थी कि अगर 1 रुपया भी हमें खर्चे के लिए नहीं देना है तो फिर तुम्हारी कमाई करने का क्या मतलब है। उसकी बात भी सही थी, लेकिन मैं करता भी क्या, क्योंकि मेरी कमाई में से 1 रुपया भी बच नहीं रहा था। जो भी पैसे आते थे वे इस तरह के अनहोनी वाले खर्चों में चले जाते थे और फिर जो ट्रक मैंने किश्तों पर लिया था उसकी किश्त भरने में भी वही पैसे खर्च हो जाते थे। एक दिन जब मेरी घरवाली मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी तो वह मुझे बताती है कि हमारे पड़ोस में जो कलावती चाची का घर है वहाँ रात के वक्त पता नहीं वे लोग क्या करते रहते हैं, क्योंकि रात के समय उनके घर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं और उनके घर से ऊपर आसमान की ओर उठता हुआ धुआं भी दिखाई देता है। उस धुएं को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे अपने घर में किसी चीज़ को जला रहे हों, लेकिन वह धुआं हमेशा रात के 12 बजे के बाद ही दिखाई देता है और जो आवाज़ें आती हैं वे भी रात के 12 बजे के बाद ही सुनाई देती हैं। मेरी घरवाली मुझसे कहती है कि उसे तो ऐसा लगता है कि ज़रूर उनके घर पर कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि दिन ढलने के बाद हमेशा ही उनके घर पर एक तांत्रिक आता है और वह तांत्रिक अपने साथ झोले में कुछ अजीब सी चीज़ लेकर आता है, जिसे देखकर मोहल्ले में खेल रहे बच्चे भी डर जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को बच्चों के अलावा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। बच्चे भी उस चीज़ को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह क्या थी। पर जब से वह तांत्रिक कलावती काकी के घर पर रोजाना शाम को आने लगा है, तभी से डर के मारे मोहल्ले के बच्चों ने वहां खेलना भी बंद कर दिया है और सभी बच्चे अपने अपने घर पर ही रहने लगे हैं। जब मेरी घरवाली ने मुझे यह बात बताई तो मैंने उससे कहा कि अपने बच्चों को भी बाहर मत जाने दिया करो, क्या पता वह तांत्रिक हमारे बच्चों पर कोई काला जादू कर दे। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस तांत्रिक को किसी बच्चे पर काला जादू करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे ऊपर कुछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, क्योंकि शायद मेरी इस तरक्की को देखकर और मेरे ट्रक खरीदने के बाद कलावती काकी और उनके घर वालों को ही मुझसे सबसे ज्यादा जलन हो रही थी। और उनके जलन होने की वजह आज मुझे समझ में भी आती है, क्योंकि मेरे ट्रक खरीदने से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही मेरी घरवाली का कलावती काकी से झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में कलावती काकी ने मेरी घरवाली को चेतावनी दी थी कि तुझे और तेरे घर को तो मैं राख में मिलाकर ही रहूंगी, यानी कि बर्बाद करके रहूंगी। उस वक्त हम लोगों ने उसकी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। मैंने सोचा था कि शायद गुस्से में इंसान इस तरह की बातें बोल देता है, लेकिन मैंने उस वक्त उन लोगों की बातों को हल्के में लेकर अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और शायद इससे भी बड़ी गलती मैं आने वाले कुछ ही दिनों में करने वाला था, जिसके बारे में आगे आपको कहानी में पता चलने वाला है। अब एक दिन मेरी घरवाली का जब मेरे पास फ़ोन आता है तो वह मुझे फिर से उस तांत्रिक के बारे में बताती है। वो मुझसे कहती हैं कि अब तो उस तांत्रिक ने कलावती काकी के घर पर आना बंद कर दिया है। अब उन लोगों के घर पर न ही वह धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और न ही किसी की अजीब अजीब तरीके से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। पर इसके साथ ही वो मुझे एक बात और बताती हैं कि एक दिन कलावती काकी हमारे घर पर आई थी और मुझसे आकर माफ़ी मांग रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन मैंने तुम्हें गुस्से में काफ़ी कुछ कह दिया था, तो तुम उस चीज़ को अपने दिल पर मत लेना और किसी भी चीज़ की नाराज़गी मत रखना। कभी कभार इंसान से गुस्से में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जब मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बताई तो मैं उससे कहता हूँ कि उसके ऐसे कहने पर तुमने उसे क्या कहा? तो मेरी घरवाली मुझसे कहती हैं कि मैंने भी उससे कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं।
घरवाली की ये बात सुनकर मुझे भी लगा कि शायद बिना मतलब पड़ोसियों से ज़्यादा बहस नहीं बढ़ानी चाहिए। इसी वजह से उस वक़्त मैं अपनी घरवाली को समझाने लगता हूँ कि देखो, हमें भी बिना मतलब पड़ोसियों से ज़्यादा मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हमेशा यही रहना है और हमें भी हमेशा यही रहना है। अब ऐसा करते करते ही फिर से हमारे और कलावती काकी के घर के जो संबंध थे वो सुधरने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में हमारे और उनके बीच काफ़ी अच्छी खासी बोलचाल हो जाती है। लेकिन इस चीज़ के पीछे की जो असली वजह छुपी हुई थी वो मुझे और मेरे घर में मौजूद किसी भी सदस्य को अब तक समझ में नहीं आ रही थी। पर एक दिन अचानक से ही कलावती काकी हमारे घर पर फिर से आती हैं। उस दिन संयोग से मैं भी अपने ट्रक को लेकर घर पर ही गया हुआ था, पर शायद वह संयोग से हमारे घर पर नहीं आई थी, बल्कि वह मुझे और मेरे घर के बाहर खड़े हुए मेरे ट्रक को देखकर ही हमारे घर पर आई थी। दरअसल वो मेरे घर पर आकर मुझसे कहती हैं कि बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम अपने ट्रक पर मेरे भांजे को भी रख लो। मेरा भांजा काफ़ी बेरोजगार है और उसके पास पेट पालने के लिए भी कोई काम धंधा नहीं है। चाहे तुम उसे जितना दूसरे लोगों को पैसा देते हो उसके आधे पैसे ही दे देना, लेकिन तुम उसको अपने साथ अपने ट्रक पर काम पर लगा लो, क्योंकि वह मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसकी परेशानी का कारण कुछ और नहीं बल्कि इस तरह से बेरोजगार होना ही है। अब उन दिनों मुझे भी अपने ट्रक पर किसी आदमी की ज़रूरत थी और काफ़ी लंबे समय से मुझे कोई मेरे साथ रहने वाला आदमी नहीं मिल रहा था। इसी वजह से मैं उस वक़्त कलावती काकी से कह देता हूँ कि ठीक है, आप अपने भांजे को कल सुबह ही मेरे घर पर भेज देना, क्योंकि कल सुबह ही मैं ट्रक लेकर वापस काम पर निकल रहा हूँ। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही कलावती काकी काफ़ी खुश हो जाती हैं। उस वक़्त उनके इस तरह से खुश होने को देखकर मेरी वाइफ को उनके ऊपर थोड़ा बहुत शक भी होता है, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने कलावती काकी को इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं देखा था। वह बात कहने के बाद थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करके कलावती काकी हमारे घर से चली जाती हैं, पर उनके जाते ही मेरी वाइफ मुझसे ये बात कहती भी हैं कि जैसे ही तुमने उनको इस चीज़ के लिए हाँ कहा तो वह ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हो रही थी। तुमको इसमें कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहा। तभी मैं अपनी घरवाली से कहता हूँ कि अरे, हो सकता है उसके भांजे को काफ़ी दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा हो और अब मैंने उसको अपने साथ काम पर रखने के लिए हाँ कह दिया है। इस वजह से वो खुशी के मारे इतना ज़्यादा हंस रही। इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन तभी मेरे घर के दरवाजे की तरफ से मेरी छोटी वाली लड़की मेरी तरफ दौड़ते हुए आती है और मेरे पास आकर मेरी गोद में बैठकर मुझसे कहती है, पापा पापा। अभी जब कलावती काकी अपने घर से जा रही थी तो जाते वक्त उनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ाते हुए जा रही थी। साथ ही उन्होंने जाते वक्त अपने घर के दरवाजे के बाहर अपने हाथ में कुछ लिया हुआ था, उसको भी फेंक दिया है। मेरी बेटी की यह बात सुनकर मैं और मेरी घरवाली एक दूसरे की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखने लगते हैं। तभी मेरी घरवाली मेरे पास बैठकर मेरी छोटी बच्ची, जो कि अभी लगभग 7 से 8 साल की ही थी, से पूछती हैं, बेटा, क्या तुमने कुछ सुना था कि वो क्या बड़बड़ाते हुए जा रही थी? तभी मेरी लड़की बताती है कि मुझे इतना कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन वह कुछ बहुत ही तेज तेज बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा हो। लेकिन जाते वक्त उसने अपने दरवाजे के बाहर कुछ फेंका था जो अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। तभी मैं उससे कहता हूं कि बेटा, तुमने उस चीज को हाथ तो नहीं लगाया? तो वह मुझसे कहती है कि नहीं पापा, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं छुआ। फिर उसके बाद मैं और मेरी घरवाली अपनी बच्ची के साथ हमारे घर के दरवाजे के बाहर जाकर देखते हैं तो हमारे घर के दरवाजे के बाहर एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। उस चूहे को देखते ही मेरी घरवाली के मुंह से चीख निकल जाती है और डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त वह चूहा सिर्फ मरा हुआ ही वहां पर नहीं पड़ा था, बल्कि अगर कोई और इंसान भी उसे देख लेता तो वह भी काफी ज्यादा डर जाता। दरअसल जो चूहा था वह बाकी चूहों की तुलना में काफी ज्यादा मोटा और लंबा था, पर उस चूहे के शरीर पर कम से कम 20 से 25 कीलें चुभी हुई थीं, यानी कि कुछ छोटी छोटी कीलें
उसके शरीर पर जगह जगह पर चुभी हुई थी और उसके शरीर पर जगह जगह पर सिंदूर लगा हुआ था। साथ ही उसकी पूंछ पर एक काला धागा बंधा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस चूहे को जानबूझकर मारा हो और फिर उसके ऊपर कोई काला जादू किया हो। उस चूहे को इस तरह से वहां पड़ा हुआ देखकर मेरी घरवाली मुझसे कहती है कि यह तो कोई बहुत ही बड़ा और भयंकर टोटका है। शायद किसी ने काला जादू करके इस चूहे को यहां पर फेंका है और वह मुझे उस चूहे को हाथ लगाने से भी मना कर देती है। जब मैं अपनी बच्ची की तरफ देखता हूं तो वह भी काफी ज्यादा डर गई थी। इसी वजह से मैं अपनी वाइफ से कहता हूं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, और उसे ऐसा कहने के बाद मैं उस मरे हुए चूहे की पूंछ पकड़कर उसे वहां से उठाकर हमारे घर के सामने जो बड़ा सा खेत था उसमें फेंक देता हूं, क्योंकि उस चूहे को इस तरह से देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर रहे थे। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने उस चूहे को अपने हाथ से उठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। शायद उस चूहे को वहां पर फेंका ही इसलिए गया था कि हमारे घर का कोई भी सदस्य उसे छू ले, और शायद जिस व्यक्ति पर किसी काले जादू करने वाले इंसान या तांत्रिक का सबसे बड़ा निशाना था, उसी व्यक्ति ने उस चूहे को वहां से उठा लिया था, यानी कि मैंने उठा लिया था। अब ऐसे करते करते थोड़ी ही देर में वह बात शांत हो जाती है और शाम हो जाती है। शाम होने के बाद शाम का खाना खाकर मैं सो जाता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं काफी लंबे टाइम से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था तो आंख बंद करते ही मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। उस रात मैं जैसे शाम के वक्त सोया था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही वापस उठ गया था, क्योंकि पूरी रात मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी। रात के लगभग 3 से 4 बजे के वक्त जब मेरी घरवाली की आंख खुलती है और वो मुझे इस तरह से जागता हुआ पाती है तो मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? तो मैं उससे कहता हूं, अरे कुछ नहीं, मैं तो सोकर उठ गया और अब मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने अपनी घरवाली से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वह परेशान हो, और फिर सुबह होते ही मुझे काम के लिए भी निकलना था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इसको इस तरह की बातें कहूंगा तो शायद मेरे जाने के बाद यह काफी चिंता करेगी और इसका दिमाग पता नहीं अलग अलग 10 जगहों पर दौड़ेगा। यह उस चूहे के टोटके वाली चीज के बारे में भी कुछ सोचने लग जाएगी। इसी वजह से मैं उसे कुछ नहीं कहता हूं। फिर सुबह हो जाती है। अभी मैं सुबह सुबह उठकर चाय ही पी रहा था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। उस वक्त हमारे घर के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगी हुई थी। जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक होती है तो मेरी घरवाली जाकर घर का दरवाजा खोलती है। जब वह घर का दरवाजा खोलती है तो उसे घर के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस लड़के को देखते ही मेरी घरवाली अचानक से चीखने लगती है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। इसी वजह से मैं भी अपने चाय के कप को वहीं पर रखकर दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाता हूं। जैसे ही मैं दरवाजे के पास जाता हूं तो सामने जो कोई भी खड़ा हुआ था उसे देखते ही एक पल के लिए तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर मुझे दिखाई देता है कि वह एक लड़का है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लड़के को देखकर मेरी घरवाली इस तरह से चिल्लाई क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वह लड़का दिखने में काफी ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। उसके सिर पर लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल थे और उसने अपनी दाढ़ी भी काफी ज्यादा बढ़ा रखी थी। साथ ही उसके कपड़े भी ठीक तरीके से पहने हुए नहीं थे। लेकिन इसके साथ ही जो डरने की सबसे बड़ी वजह थी वह यह थी कि उसने औरतों की तरह अपनी नाक में कोई नथ पहन रखी थी, यानी कि कुछ अलग सा उसने अपनी नाक में पहन रखा था, जो कि उसके हुलिये को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अचानक से किसी ऐसे इंसान को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देख कोई भी इंसान डर जाएगा, और खास तौर पर कोई लड़की या फिर औरत हो तो वह तो डर ही जाएगी। इसी वजह से उस वक्त उसे देखते ही मेरी घरवाली इस तरह से चिल्लाई थी। लेकिन इसके साथ ही
वह अजीब तरीके से हम लोगों की तरफ देखकर हंस रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी मैं उससे पूछता हूं, भाई साहब, आप कौन हो? तो मेरी यह बात सुनकर वह मुझसे कहता है, मैं तो कातिलाना हूं। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं उसे कहता हूं, मैं कुछ समझा नहीं। तो वह मुझसे कहता है, मेरा नाम कातिलाना है। तो मैं उससे कहता हूं, यह कैसा नाम है? कोई ढंग का नाम नहीं रख सकते? पर मेरी वाइफ उसे कहती है, तुम चाहे कोई कातिलाना हो या फिर कुछ और, हमारे घर पर क्यों आए हो, ये बताओ तो। वह मुझसे कहता है, मुझे कलावती मौसी ने भेजा है और मैं उनका भांजा हूं। जैसे ही उसने यह बात बोली तो मुझे सारी कहानी समझ में आ जाती है। मैं उससे कहता हूं कि वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस हुलिये में अपने साथ काम पर नहीं रखूंगा। तुम ऐसा करो कि मैं अभी लगभग 2 घंटे बाद घर से निकलूंगा। तब तक तुम जाकर अपने बाल कटवा कर आओ, अपनी दाढ़ी बनवा लो और अपनी नाक में जो कुछ भी पहना है उसे निकाल दो, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारा हुलिया काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहता है कि अभी तो तुमने सिर्फ मेरा हुलिया देखा है, बाकी चीज़ें तो देखी ही नहीं है। तुम तो सिर्फ हुलिया देखकर ही इतना डर गए। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं। तभी वह मुझसे कहता है कि ठीक है, मैं जाकर अपना हुलिया बदल कर आता हूं। यह कहकर वह वहां से अचानक चला जाता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरी घरवाली मुझसे कहती हैं कि आप भी कैसे कैसे अजीब लोगों को अपने साथ काम पर रख लेते हैं। तो मैं अपनी घरवाली से कहता हूं कि मैंने उसे पहले कब देखा था, लेकिन इसके बाद कुछ ही समय में फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। इस बार लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त बीत चुका था और मैं भी अब घर से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस बार मैं खुद जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाजे के बाहर वही लड़का खड़ा था, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा था, क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा दिए थे। साथ ही उसने अपनी नाक में जो अजीब चीज़ पहनी थी उसे भी निकाल दिया था। फिर मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुम तैयार हो तो चलो। तो वह मुझसे कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। मुझे तो भेजा ही गया है तुम्हारे साथ जाने के लिए। उस वक्त मैं उसकी इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाया कि वह इस तरह की बातें किस बारे में कर रहा था। उस दिन सुबह मैं अपने घर से अपना ट्रक लेकर निकल गया। मेरे बगल वाली सीट पर वही लड़का भी बैठा था जिसका नाम कातिलाना था। घर से निकलकर हम लोग मेरे सेठ की फैक्ट्री में गए, जहां से हमें माल लोड करके गुजरात पहुंचना था। फैक्ट्री में जाकर माल लोड करने से लेकर गुजरात के लिए निकलने तक वह लड़का मेरे साथ सही सही काम कर रहा था और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात नहीं बताई कि जब कभी भी मैं ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूं तो बाकी ट्रक ड्राइवरों की तरह किसी होटल या ढाबे पर रुककर खाना नहीं खाता, बल्कि मैं अपने साथ ही खाना बनाने का सारा सामान रखता हूं और खुद से ही खाना बनाकर खाता हूं। लेकिन जब भी मुझे खाना बनाना होता है तो मैं किसी खाली और साफ सड़क देखकर उसके किनारे अपना ट्रक रोक लेता हूं। फिर ट्रक के नीचे वाले चेंबर से अपना गैस चूल्हा निकालकर सड़क के किनारे कुछ बिछाकर वहीं खाना बनाता हूं और खाकर थोड़ा आराम करके वहां से निकल जाता हूं। उस दिन भी सुबह घर से निकलने के बाद हम फैक्ट्री में गए, वहां जाकर अपने ट्रक में माल लोड किया और फिर ट्रक लेकर रवाना हो गए। अब मेरे साथ वो लड़का जो दिखने में काफ़ी अजीब था और जिसका नाम कातिलाना था वो भी था। अब हम लोगों को ट्रक चलाते चलाते लगभग शाम हो गई थी और चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। अंधेरे के साथ साथ ही पेट में चूहे भी दौड़ने लगे थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद आगे कोई अच्छी सी जगह आने वाली है और मैं वहीं पर अपने ट्रक को रोककर खाना बना लूँगा, क्योंकि उस वक्त जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे वो रास्ता दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। साथ ही उस सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे पेड़ थे जिनसे कि सड़क दोनों तरफ से घिरी हुई थी, जिसके कारण ऊपर से आसमान में तारे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब धीरे धीरे शाम से रात हो गई थी कि तभी अचानक से ही मेरे बगल में बैठा हुआ वह लड़का मुझसे कहता है कि सड़क के किनारे ट्रक रोको। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से ट्रक क्यों रुकवा रहे हो?
तो वो मुझसे कहता है कि मुझे 2 मिनट नीचे उतरना है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों उतरना है, तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ बार बार ट्रक रोकने की ही जिद करता है। फिर मैं ट्रक रोक देता हूं। ट्रक से नीचे उतरकर वो सड़क के किनारे उगी हुई लंबी लंबी झाड़ियों के बीच में जाकर घुस जाता है। मुझे लगा कि शायद उसे टॉयलेट लगी होगी, लेकिन उसको टॉयलेट करने की सोचकर मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि मैं भी थोड़ी देर नीचे उतरकर अंगड़ाई ले लेता हूं और टॉयलेट भी कर लेता हूं। इसी वजह से मैं ट्रक को वहीं पर चालू छोड़कर ट्रक के आगे जाकर झाड़ियों के आगे उस सड़क के बगल में जो खाई थी उसमें नीचे उतरकर टॉयलेट करने लगता हूं। अभी मैं टॉयलेट करने ही वाला था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि मेरे साथ में जो लड़का था वह औरतों की तरह नीचे बैठकर टॉयलेट कर रहा है, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। मर्द लोग जो होते हैं वो खड़े खड़े ही टॉयलेट करते हैं, पर वो तो बिल्कुल औरतों की तरह बैठकर अपने पूरे कपड़े निकालकर टॉयलेट कर रहा था। यह चीज देखकर मुझे उस पर कुछ शक होता है और मैं गौर से उसकी तरफ देखने लगता हूं। जब मैं गौर से उसकी तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसका हुलिया तो पूरी तरह से बदला हुआ है। वो पीछे से देखने पर तो एक लड़का दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे से वो एक औरत सी दिख रही है। एक पल के लिए तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद अंधेरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, और फिर मैं वहीं पर खड़ा खड़ा टॉयलेट करने लगता हूं। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मेरा ट्रक अचानक से ही छलांग लगाकर मेरी तरफ आने लगता है। जब वो मेरी तरफ आता है तो उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही तेज़ स्पीड में बहुत तेज़ एक्सीलेटर के साथ उसको मेरी तरफ लेकर आ रहा हो। अभी मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो ट्रक जिस खाई में नीचे उतरकर मैं टॉयलेट कर रहा था उस खाई में नीचे उतरकर आ जाता है और मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी ट्रक का एक टायर उस खाई में गड्ढे में लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रक वहीं पर फंस जाता है। अब ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे ट्रक के अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक़्त मैं सोचता हूँ कि शायद कोई लुटेरे ट्रक में बैठ गए हैं और वो मेरे ऊपर ट्रक चढ़ाकर मुझे मारकर यहाँ से ट्रक को लेकर भागना चाहते हैं। तभी मैं जल्दी से खाई से ऊपर की तरफ आता हूँ और सड़क के थोड़ा साइड में आकर ट्रक की हेडलाइट की रोशनी से दूर होकर ट्रक के केबिन की तरफ देखने लगता हूँ। जैसे ही मैं ट्रक के केबिन पर अपनी नज़रें दौड़ाता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त ट्रक के केबिन में ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का बैठा हुआ था जो सुबह से लेकर अब तक मेरे साथ खलासी के रूप में मेरी ही बगल में मेरी सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन अब उस लड़के का हुलिया पूरी तरीके से बदला हुआ था। वो दिखने में किसी औरत की तरह लग रहा था। अब उसके सिर के बाल बिल्कुल उसी तरह से लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, बल्कि उसकी नाक में उसने जो लंबा लंबा पहन रखा था वो भी दिखाई दे रहा था। साथ ही उसने आदमियों के बजाय अब औरतों के कपड़े पहन लिए थे। ये चीज देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और उसे आवाज लगाने लगता हूं, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरीके से मेरे ऊपर ही ट्रक क्यों चढ़ा रहे हो? और ये अचानक से तुमने औरतों के कपड़े कहां से पहन लिए? अभी मैं उससे ये कह ही रहा था कि तभी जोर से कोई मेरे सिर पर पीछे से वार करता है। जैसे ही वो मेरे सिर पर वार करता है तो उस आवाज को सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ जाता है कि किसी ने किसी लोहे की बहुत ही भारी चीज से मेरे सिर के पीछे वार किया है। लेकिन सिर पर वार होते ही मेरे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है और मैं वहीं पर गिर जाता हूं। लेकिन नीचे गिरने के बावजूद भी मैं उस वक्त बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि नीचे गिरकर मैं पलटकर पीछे की तरफ देखने लगता हूं। उस वक्त मैं यह देखना चाहता था कि मेरे सिर पर किसने मारा है। तभी जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि वही लड़का खड़ा हुआ है जो अभी एक औरत के रूप में केबिन में बैठा हुआ था। पर अब जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है वो भी बिल्कुल उसी तरह का दिखाई दे रहा था जैसा कि मुझे ट्रक के केबिन में बैठा हुआ दिखा था। यानी कि उस वक्त उसने पूरी तरीके से एक औरत की तरह औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे
साथ ही उसने अपनी नाक में एक लंबा चौड़ा सा कुछ पहन रखा था और उसके सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे। लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। उसका चेहरा अब मुझे काफी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। मेरे सिर पर वार कर मुझे नीचे गिराते ही जब मेरी नजर उसकी तरफ जाती है और मेरी और उसकी नजर मिलती है तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगता है और घूर कर मुझसे कहता है, मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा गया है ताकि मैं किसी ऐसी ही सुनसान जगह को देखकर तुम्हारा शिकार कर सकूं। उस वक्त मैं सोचता हूं कि शायद कोई लुटेरे ट्रक में बैठ गए हैं और वो मेरे ऊपर ट्रक चढ़ाकर मुझको मारकर यहां से ट्रक को लेकर भागना चाहते हैं। तभी मैं जल्दी से खाई से ऊपर की तरफ आता हूं और सड़क के थोड़ा साइड में आकर ट्रक की हेडलाइट की रोशनी से दूर होकर ट्रक के केबिन की तरफ देखने लगता हूं। जैसे ही मैं ट्रक के केबिन पर अपनी नजरें दौड़ाता हूं तो मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ट्रक के केबिन में ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का बैठा हुआ था जो सुबह से लेकर अब तक मेरे साथ खलासी के रूप में मेरी ही बगल में मेरी सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन अब उस लड़के का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। वो दिखने में किसी औरत की तरह लग रहा था। अब उसके सिर के बाल बिल्कुल उसी तरह से लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी बल्कि उसकी नाक में उसने जो लंबा लंबा पहन रखा था वो भी दिखाई दे रहा था। साथ ही उसने आदमियों के बजाय अब औरतों के कपड़े पहन लिए थे। ये चीज देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और उसे आवाज लगाने लगता हूं, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरीके से मेरे ऊपर ही ट्रक क्यों चढ़ा रहे हो? और ये अचानक से तुमने औरतों के कपड़े कहां से पहन लिए? अभी मैं उससे ये कह ही रहा था कि तभी जोर से कोई मेरे सिर पर पीछे से वार करता है। जैसे ही वो मेरे सिर पर वार करता है तो उस आवाज को सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ जाता है कि किसी ने किसी लोहे की बहुत ही भारी चीज से मेरे सिर पर पीछे की तरफ वार किया है। लेकिन सिर पर वार होते ही मेरे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है और मैं वहीं गिर जाता हूं। लेकिन नीचे गिरने के बावजूद भी मैं उस वक्त बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि नीचे गिरकर मैं पलटकर पीछे की तरफ देखने लगता हूं। उस वक्त मैं यह देखना चाहता था कि मेरे सिर पर किसने मारा है। तभी जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि वही लड़का खड़ा हुआ है जो अभी एक औरत के रूप में केबिन में बैठा हुआ था। पर अब जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है वो भी बिल्कुल उसी तरह का दिखाई दे रहा था जिस तरह का बैठा हुआ मुझे ट्रक के केबिन में दिखाई दे रहा था। यानी कि उस वक्त उसने पूरी तरह से एक औरत की तरह औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे। साथ ही उसने अपनी नाक में एक लंबा चौड़ा सा कुछ पहन रखा था और उसके सिर के बाल पूरी तरह से खुले हुए थे। लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा अब मुझे काफी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। मेरे सिर पर वार कर मुझे नीचे गिराते ही जब मेरी नजर उसकी तरफ जाती है और मेरी और उसकी नजर मिलती है तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगता है और घूर कर मुझसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा गया है ताकि मैं किसी ऐसी ही सुनसान जगह को देखकर तुम्हारा शिकार कर सकूं, क्योंकि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हो और फड़फड़ाने वाले लोगों के पर काटने के लिए ही मुझको याद किया जाता है। मुझसे ये बात कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी मैं उससे कहता हूं कि तुम किसके कहने पर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तो मेरी बात यह सुनकर वो मेरे मुंह पर उस लोहे की रॉड से फिर से मारता है। जैसे ही वो मेरे मुंह पर उस लोहे की रॉड मारता है तो मेरे मुंह के 2 से 3 दांत टूट जाते हैं और मेरे मुंह से खून निकलने लगता है। मेरे मुंह पर उस लोहे की रॉड से मारने के बाद वो मुझसे कहता है कि कर नहीं रहा हूं बल्कि कर रही हूं। मैं कोई लड़का नहीं हूं जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, बल्कि मैं तो एक सुंदर सी कन्या हूं। मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई सुंदर सी कन्या है या फिर कुछ और। मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई बहुत ही भयंकर और डरावनी आत्मा है जो कि आज एक खलासी का रूप लेकर मेरे साथ आ गई है। और जैसे ही इसने यह सुनसान जंगल वाली जगह देखी
तो उसने ट्रक रुकवाकर आज मुझको यहाँ पर अपना शिकार बना लिया है। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और शायद आज मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में फ्लैशबैक में मेरी घरवाली की वो बातें याद आने लगीं जो कुछ दिनों पहले फ़ोन पर बताई थी कि कलावती काकी के घर पर रात के वक्त धुआं उठता है और किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। होना हो, अब मुझे वो सारी बातें समझ में आने लगी थीं। अभी मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो उस लोहे की रॉड से मेरे सिर पर 2 से 3 बार वार करता है और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे दोनों हाथ खून से सने हुए हैं और मैं किसी ट्रक के केबिन में पड़ा हुआ हूं। उस वक्त मेरे सिर पर एक कपड़ा काफी कसकर बंधा हुआ था। मुझे धुंधली धुंधली नजरों से दिखाई देता है कि उस ट्रक को एक बूढ़ा सा आदमी चला रहा था। पहले तो मैं जैसे ही होश में आता हूं तो डर जाता हूं और घबरा कर चलते हुए ट्रक से ही कूदने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वही बुरी आत्मा इस वक्त उस ट्रक को चला रही है। लेकिन जैसे ही मैं होश में आता हूं तो मुझे किसी और ही आदमी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती हुई सुनाई देती है। उस वक्त वो आवाज़ उस बूढ़े आदमी की थी। वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है, अरे अरे घबराओ मत, मैं कोई लुटेरा नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हें यहां से लेकर जा रहा हूं। तभी वो आदमी मुझे बताता है कि मैं उस रास्ते से अपना ट्रक लेकर गुजर ही रहा था। तभी मुझे वहां पर तुम्हारा ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया। तुम्हारे ट्रक को वहां उस सुनसान जगह पर खड़ा हुआ देखकर मैंने सोचा कि शायद मेरी तरह का ही कोई ट्रक ड्राइवर भाई किसी मुसीबत में है। हो सकता है कि उसका ट्रक खराब हो गया हो या फिर कोई और दिक्कत हो। इसी वजह से मैंने अपना ट्रक रोककर तुम्हारे ट्रक के पास गया, लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर ट्रक के टायर के पास मुझे कुछ खून की बूंदें दिखीं और वहीं पास में ही सड़क के किनारे तुम पड़े हुए दिखाई दिए। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें लूटने के चक्कर में किसी ने मार दिया है। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास जाकर देखता हूं तो उस वक्त तुम्हारी सांसें चल रही थीं। इसी वजह से मैंने तुम्हारे सिर पर कपड़ा बांधकर किसी तरह से तुम्हें अपने ट्रक के केबिन में लिटाया और अस्पताल की ओर ले जाने लगा। तभी वो आदमी मुझसे कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे सिर पर इतनी भारी चोट लगने के बावजूद भी तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आ गया। मुझे तो लगा था कि शायद अस्पताल में इलाज होने के बाद ही तुम बच पाओगे। पहली बार तुम्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम बच जाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। उस दिन बूढ़े ट्रक ड्राइवर की मदद से मैं बच गया और अस्पताल में इलाज होने के बाद मेरे घर वाले मुझे घर ले गए। लेकिन जैसे ही मैंने घर वालों को बताया कि कलावती काकी ने जिस लड़के को मेरे साथ काम पर भेजा था वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक आत्मा थी या कोई चुड़ैल या डायन थी, तो यह सुनते ही मेरे घर वाले आग बबूला हो गए। मेरे परिवार के दूसरे लोग भी काफी गुस्से में आकर कलावती काकी के घर पर जाकर उनसे जवाब मांगने लगे। लेकिन जैसे ही वे उनके घर पहुंचे तो पता चला कि कलावती काकी और उनके घर वाले तो कल रात को ही अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। वे कहाँ गए इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। बाद में हमें पता चला कि उन्होंने अपना घर गांव के सरपंच को आधे दाम में बेच दिया था और सरपंच ने सस्ता सौदा देखकर वह घर खरीद लिया। अब रातों रात कलावती काकी और उनके घर वालों के इस तरह गायब होने के पीछे क्या कारण था, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे और मेरे घर वालों को इतना तो पता चल चुका था कि कलावती काकी ने ही हमारे घर पर काला जादू और टोना टोटका किया था। पर वह हादसा होने के बाद भी उस औरत की डरावनी आत्मा कई बार हमारे घर के आसपास भटकती हुई दिखती थी। घर पर रहते हुए भी कई ऐसे हादसे हुए जिनमें घर वालों की जान बाल बाल बची। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि यह आत्मा इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तब हमने अपने घर पर एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि हमारे घर पर बहुत ही भयानक और गंदा चिन्ह छोड़ा गया है। वह जिन्न
न तो पूरी तरह मर्द है और न ही पूरी तरह औरत, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। उसे काबू में करना बेहद मुश्किल है। जब तक वह हमारे परिवार के किसी एक सदस्य की जान लेकर उसकी आत्मा को अपने वश में करके नहीं ले जाता, तब तक वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने पंडित जी से पूछा कि उससे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका तो होगा। इस पर पंडित जी ने कहा कि जिस तरह टोना टोटका करने वाले लोग अपना घर छोड़कर भाग गए, उसी तरह हमें भी यह घर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस जिन्न को हमारे घर पर भेजा गया था, उसने उन लोगों से शर्त रखी थी कि अगर वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो जिन लोगों ने उसे भेजा है वह उन्हीं का सर्वनाश कर देगा। इसी डर से वे लोग उसी रात घर छोड़कर भाग गए थे जिस रात उन्होंने जिन्न को हमारे घर भेजा था। अब हमें भी ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए था। वैसे भी ये घर मुझे ज्यादा पसंद नहीं था और हमारी वहां कोई ज्यादा जमीन जायदाद भी नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर शहर की ओर रुख किया और वहां एक किराए का मकान लेकर रहने लगा। शहर आने के बाद हमारे साथ कोई भी डरावनी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।